अपना जो आज का टॉपिक है वो दिल्ली सल्तनत के शासकों के ऊपर है। अपने को जानना है कि किस क्रम में आए हैं, और दूसरी चीज इसलिए भी कि आपके सिलेबस में आखिर में अपने को किन किन शासकों के बारे में पढ़ना है और कौन कौन से शासक आपके कंपटीशन के एग्जाम हुए या बीए सेकेंड ईयर की एग्जाम हुई उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। इसमें कुछ वंश है, हमको उनको देखना है। तो पहला वंश है गुलाम वंश। पहला वंश गुलाम वंश है। वंश जो गुलाम वंश का पहला शासक है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो पहला शासक है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक। मैं आपको ये बताते चलूंगा साथ साथ में कि हमारे लिए कौन से शासक इंपॉर्टेंट है और कौन से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपटीशन की एग्जाम हुई या आपके सिलेबस के हिसाब से कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 1206 से 1210 तक रहा। ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके आगे स्टार लगा रहा हूँ। जो आपका दूसरा शासक है उसका नाम है आराम शाह। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कई ऐसे शासक हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी सर इसके बारे में क्यों बता रहे हैं। उसका यही कारण है कि अगर मैं इसके बारे में लिखा रहा हूँ तो आपको इसका क्रम जानना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे शासक जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है इतिहास में, उनका क्रम जरूर देखने के लिए पता करते हैं कि हाँ ये किस क्रम में आता है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह आएगा, ये बस 1210 तक रहा। इसके बाद में इल्तुतमिश आएगा। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक। ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक है। ये कई सारी योजनाएं लेके आएगा। ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है, इसलिए हमारे लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह आएगा। रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये अपने आप को स्थापित करने के लिए अमीरों में बहुत पैसा बांटता है। इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है कि इसके समय में इसकी मां शाह तुर्कान वो बड़ी मात्रा में अपना वर्चस्व स्थापित करती है। इसलिए दिल्ली सल्तनत में पूछते हैं कि ऐसी कौन सी महिला थी, पहली महिला जिसने अपना वर्चस्व स्थापित करा था, तो इसकी मां थी वो शाह तुर्कान। पर इसका समय कुछ खास रहा नहीं, ये एक साल भी ढंग से शासन नहीं कर पाया। फिर हमारे लिए एक और थोड़ी इंपॉर्टेंट शासिका आती है, उसका नाम है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। इसकी अच्छी खासी कहानी है। ये कैसे एक हबशी रहता है, उसके चक्कर में बोलते हैं कि उसका इसके साथ संबंध था। जो तुर्की सरदार हैं वो अपनी सत्ता पाने के लिए अलग अलग पैतरे रचते हैं। जो पैतरे रचते हैं कैसे उसी के साथ में शादी कर लेती है। ऐसे अलग अलग इसके बहुत सारे किस्से हैं, जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। इसका शासन 1236 से 40 तक रहा। शाह तुर्कान के बाद में अगर कोई शासक बनता है तो मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बनता है। हमारे लिए इतिहास में उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। एक ही चीज है, मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह, राम शाह। ये 1240 से 42 तक रहा। इसका सिर्फ इतना सा इंपॉर्टेंस है कि इसने एक मंत्रियों का एक प्रमुख होता है उसका निर्माण करा था, एक दायित्व का, जिसको मतलब जो जितने भी काम संभालता है मंत्रियों के, तो ये जब उसका निर्माण करता है, इसलिए बस इसका जर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, हम वो देखेंगे बाद में। बलबन उस पद पे आएगा और आगे की मतलब घटनाएं घटेगी, तो इसमें कुछ विशेष है नहीं, बस इसने एक ही पद बनाया था, उसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। वो पद दिमाग से जा रहा है मेरे भी।
मुइजुद्दीन बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मंसूर शाह। मंसूर शाह ये 42 से 36 तक रहेगा। 1242 से 1200 सॉरी 1242 से 1246 तक, 46 तक। इसके बाद में अलाउद्दीन मंसूर शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह इसका कार्यकाल 1246 से 65 तक रहेगा। अभी मेरे दिमाग में वही चीज चल रही है कि आखिर में इसने पद कौन सा बनाया था। तो इसके पद का नाम है मुइजुद्दीन बहराम शाह। एक पद बनाएगा, ये देखेंगे यार, आराम से पढ़ेंगे इसको। तो फिर इसके बाद में बलबन आएगा। इसका समय 1265 से 87 तक रहेगा। फिर केकुबाद और क्यूमर्स, ये बलबन हमारे लिए पूरे दिल्ली सल्तनत का मोस्ट टाइम पे शासक है। फिर आएगा केकुबाद। 1287 से 1290 तक। और इसके बाद आएगा क्यूमर्स, 11 शासक क्यूमर्स। इसका शासन रहेगा 1290 तक। ये जितने भी शासक हैं वो सब गुलाम वंश के शासक हैं। हमको गुलाम वंश के शासकों को पढ़ना है, तो आपको दिखा रहा हूँ मैं बलबन। थोड़ी बहुत रजिया सुल्तान, वो भी थोड़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि महिला शासिका थी। और कुछ इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक को थोड़ा सा हमको देखना है, अदरवाइज इनमें कुछ है नहीं। नसरुद्दीन महमूद शाह भी हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके समय अफगानों की नियुक्ति होगी। और जो मामलिकात नाम से है, नायब ए मामलिकात नाम है उसका जो मुइजुद्दीन बहराम शाह एक पद बना रहा है, उसका नाम नायब ए मामलिकात है। मेरे दिमाग में उसके अलावा कुछ चल ही नहीं रहा था, तो जान लीजिए इसके अंदर सिर्फ एक इम्पोर्टेंट चीज है कि उसने एक पद बनाया जिसका नाम नायब ए मामलिकात है। गुलाम वंश हो गया। फिर इसके बाद में खिलजी वंश आएगा। कहाँ कौन से सामान, खिलजी वंश। खिलजी वंश, इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। ये कहाँ से हो गया, 1206 से 1290 तक। ठीक है, अब खिलजी वंश 1290 से स्टार्ट हो रहा है, 1290 से स्टार्ट होगा और अपन देखेंगे कैसे 1320 पे खत्म होगा। इसका पहला शासक है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी एक बूढ़ा शासक है, उसको कोई सी चीज समझ में नहीं आती है, दया दिखा देता है। वो इसके खिलाफ जो विद्रोह हुए, तो जिन्होंने विद्रोह करा इसके परिवार के लोग थे, तो इसने बोला कि तुमने मेरे खिलाफ विद्रोह करा, तो ये भी रोने लग गया, वो भी रोने लग गया कि मेरे को माफ कर दो। ये बोले नहीं माफ नहीं करूंगा, तो तुझे मार दे मेरे को। ऐसा कुछ शासक था। ये हमला भी करेगा रणथंबोर पे, वहां के राणा हम्मीर हैं, उससे डर जाएगा, तो फिर बोलेगा कि मैं एक मुसलमान के एक बाल के लिए भी ऐसे किलो पे हमला ना करूं, मेरे लिए ऐसे किलो से 100 किलो से ज्यादा तो मेरे मुसलमान का एक बाल इंपॉर्टेंट है। ऐसे मतलब लड़ना नहीं आया तो बातें बना रहा है, ऐसे करके खिलजी वंश का शासक था पहला जलालुद्दीन खिलजी। दिन खिलजी, खिलजी इसी का जमाई है, मतलब इसकी बेटी का पति भी बोल सकते हैं। और इसके भाई का बेटा भी, मतलब भतीजा भी है, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। वही इसकी हत्या करेगा, पर उसके पहले इसका बेटा इब्राहिम रुकनुद्दीन कुछ समय के लिए शासक बनेगा। कुछ समय तो क्या, जैसे ये बन रहा है 1290 से
96 तक। रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिर्फ और सिर्फ 96 तक रहेगा। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये 1296 तक रहेगा। इसको उठा के बाहर फेंक देगा अलाउद्दीन खिलजी। ये साला है अलाउद्दीन खिलजी। फिर अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा। खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी अमली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी जितना इंपॉर्टेंट शासक पूरे दिल्ली सल्तनत में कोई भी नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है। इसका टाइम पीरियड 1296 से लेके 1316 तक है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में फिर जो शासक बनेगा उसका नाम है सियाबुद्दीन उमर खिलजी। सियाबुद्दीन उमर खिलजी कुछ भी नहीं। सियाबुद्दीन उमर खिलजी 1 साल भी शासक नहीं बना, और फिर सियाबुद्दीन उमर खिलजी को जो मलिक काफूर है वो शासक बना के रखता है, और बस 1 साल भी शासक नहीं बन पाता ये। इसके बाद में इसी का भाई, इसका नाम है मुबारक शाह खिलजी, वो आके बैठेगा सत्ता में। हम देखते हैं। सियाबुद्दीन उमर खिलजी के बाद में आ रहा है मुबारक शाह खिलजी। शाह खिलजी और इसकी जो टाइमिंग है 1200, ये कब खत्म हुआ? 1316 से 1320 तक। मुबारक शाह खिलजी के साथ में मुबारक शाह खिलजी के बाद में एक उसका बहुत अपना कह सकते हैं, अपना मानने वाला एक व्यक्ति रहता है, खुसरो शाह या खुसरो मलिक। बहुत ध्यान भी रखता है इसके प्रति बहुत वफादार भी रहता है, पर उसकी सिर्फ एक ही कमी रहती है कि वो एक हिंदू रहता है, मतलब हिंदू से कन्वर्टेड मुसलमान रहता है, मतलब भारतीय मुसलमान रहता है कुल मिला के। तो क्योंकि उस समय में सल्तनत काल हुआ है, मुगल काल हुआ, जो लोग भारतीय मुसलमान रहे, मतलब हिंदुओं से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, जो ईरान हुए या फिर तुर्की अफगानिस्तान के मुसलमान नहीं थे, भारत के मुसलमान थे, उनको हीन भावना से देखा जाता था, उनको नीचा समझते थे। तो अभी जो आ रहा है खुसरो मलिक या खुसरो शाह 1 साल रहेगा, क्योंकि इससे घृणा करते हैं बाकी मुसलमान, तो आके और इसको मार देंगे। गयासुद्दीन तुगलक इसको आके मारेगा, और वो तो बोलेगा कि अगर अलाउद्दीन का कोई और भी बच्चा हो तो उसको आके राजा बनाना चाहता हूँ, पर ऐसे नीच को नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि नीच इसलिए क्योंकि वो भारतीय मुसलमान था। फिर हमारे यहाँ के समझते नहीं, पर ठीक है जैसा भी। तो कौन सा वंश आ रहा है यहाँ पे? 1320 तक। अब आ रहा है जो वंश आ रहा है उसका नाम है तुगलक वंश। कब से? 1320 से 1414 तक। तुगलक वंश में देखते हैं, पहले शासक का नाम है जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक। मैं जीएसटी लिखूंगा, आप उसको गयासुद्दीन तुगलक समझ लेना। पहले शासक का नाम है गयासुद्दीन तुगलक। इसकी टाइमिंग है 1320 से 25 तक। फिर है दूसरा शासक है एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी टाइम पीरियड है 1325 से 1351। और इम्पोर्टेंट भी बताना है ना, मुबारक शाह खिलजी भी तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और इनमें से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मुबारक शाह खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी थोड़ा सा, मुबारक शाह खिलजी भी थोड़ा थोड़ा, और
अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारा। गयासुद्दीन तुगलक इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। मोहम्मद बिन तुगलक तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों शासक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर का FST, फिरोज शाह तुगलक। मतलब सब इतिहासकार ऐसे लिखते हैं, मैं भी ऐसे ही लिखूंगा क्योंकि पूरा इतना बड़ा लिखा था भी नहीं और जमता भी नहीं। 1351 से 1387 तक होना चाहिए, जहां तक इसका कार्यकाल मेरे को लगता है 1387 तक ये कार्यकाल है फिरोज शाह तुगलक का। ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों का समझ लेना आप इंपॉर्टेंस, इसका भी है और इसका भी है। चौथा शासक उसका नाम है तुगलक शाह। तुगलक शाह, या इसका एक और नाम भी है, वो शायद गयासुद्दीन करके है, गयासुद्दीन सेकंड बोलते हैं उसको, गयासुद्दीन सेकंड या गयासुद्दीन सेकंड, ये भी इसका नाम है। ये कितने, ये 88 से 1388 से 89 तक रहा। फिर आएगा अबू बकर, ये 1390 तक रहा। अबू बकर के बाद में जो शासक आ रहा है उसका नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। ये छोटे छोटे शासक हैं, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। इसके बाद में जो शासक हैं उसका नाम है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, और फिर आएगा नसरुद्दीन महमूद शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, नसरुद्दीन महमूद शाह। इनका जो टाइम पीरियड है वो अबू बकर का 90 है, फिर 90 से 94, फिर 94, इसका 1394 और इसका आएगा 1394 से 1414 तक। ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट शासक है क्योंकि इसी के समय तैमूर लंग का आक्रमण होगा और तैमूर लंग भारत में बड़ी तबाही मचाएगा। और इसके पहले जो शासक है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, उसका कार्यकाल अब तक का सबसे कम कार्यकाल रहा क्योंकि वो मात्र 2 माह, मात्र 16 दिन शासक रहा। ये जो शासक है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ये मात्र 16 दिन शासक रहा। तो सबसे कम कार्यकाल इसका है। अपन देखेंगे कि सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। खत्म तुगलक वंश। तुगलक वंश में शुरुआत की 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाद में नसरुद्दीन महमूद शाह थोड़ा इंपोर्टेंट है। तुगलक वंश, पहला वंश, दूसरा वंश, तीसरा वंश, चौथा वंश। चौथा वंश जो है उसका नाम है सैयद वंश। ये जो सैयद हैं, सैयद वंश, ये सैयद खुद को मोहम्मद साहब का वंशज बताते हैं कि हम किसके वंशज थे, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज थे। इनका कार्यकाल है 1414 से लेके और 51 तक, 51 तक, 1414 से लेके 1451 तक इनका कार्यकाल है। इसका जो पहला शासक है, उसका नाम है खिज्र खान। इस खिज्र खान ने बताया था कि मैं असल में पैगंबर मोहम्मद साहब की फैमिली को बिलोंग करता हूँ और हम लोग अरब के लोग हैं। कोई पूछे कि अरब का वंश कौन सा है तो सैयद वंश है। मोहम्मद साहब का वंशज कौन है तो सैयद वंश है। पहला शासक है खिज्र खान।
खिजर खान, इससे तैमूरलंग बड़ा प्रेम करता था इसलिए इसको राजा बना के गया था। अदरवाइज इसमें कोई दम वाली बात थी नहीं, वो तो तैमूर था इसलिए ये राजा बनता है। 1414 से 1434 तक खिजर खान। फिर इसके बाद में जो शासक आएगा वो हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है मुबारक शाह। उसका नाम है मुबारक शाह। मुबारक शाह ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसके टाइम पीरियड है 1434 से 43। ये 4 यहाँ आ गया और ये 3 यहाँ चला गया, ठीक है, उल्टा हो गया। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये कई परिवर्तन लेके आएगा, वास्तविक संस्थापक रहेगा सैयद वंश का। अदरवाइज जो जो खिजर खां है वो तो खुद को राजा भी नहीं मानता है, खुद बा तो पढ़वाएगा पर अपना नाम नहीं लेगा, और शाहरुख का नाम लेगा। जो शाहरुख जो है वो तैमूरलंग का वंशज है इसलिए। मुबारक शाह। मुबारक शाह के बाद में जो आएगा वो मोहम्मद शाह, और फिर अलाउद्दीन आएगा। उसका नाम है अलाउद्दीन मंसूर शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। ये जो अलाउद्दीन आलम शाह है तो आप देख ही लेंगे 1443 से 1443 से 51 और ये 1451 तक। बस इसका कोई विशेष कार्यकाल रहा नहीं। सॉरी, ये 21 तक है। तभी सोचूंगी गलती कहाँ है। 21, फिर 21 से 34, 34 से 43 और ये 43 से 51। 51 तक। ये अलाउद्दीन आलम शाह के समय में जो दिल्ली सल्तनत का शासन रहेगा वो आलम से पालम तक हो जाएगा। पालम तक मतलब कोई विशेष जगह रहेगी नहीं, बस दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का शासन रहेगा। इनके समय खूब विद्रोह हुए। सबसे ज्यादा विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुए। सबसे ज्यादा खालसा भूमि अलाउद्दीन खिलजी के समय रहेगी। सबसे बड़ा साम्राज्य भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय रहेगा पूरी दिल्ली सल्तनत में। अलाउद्दीन आलम शाह के समय ताकत खत्म हो जाएगी तो फिर एक नया वंश उदय करेगा, उसका नाम रहेगा लोधी वंश। ये अफगान वंश है, लोधी वंश। इस वंश का नाम है लोधी वंश और ये अफगान वंश है। लोधी वंश चौदह सौ इक्यावन से 1526, जब तक मुगल सल्तनत की स्थापना ना हो जाए या बाबर एंट्री ना कर ले। कहाँ पर? दिल्ली में। इसके जो मेन शासक हैं, पहले शासक का नाम है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी खूब महान शासक है, खूब महान योद्धा है, इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। इसका एक इम्पोर्टेंट चीज तो यही कि सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल किसका रहा लोधी वंश में, तो पूरे दिल्ली सल्तनत में तो बहलोल लोधी का रहा। इसका टाइम पीरियड 1451 से लेके और 89 तक है, मतलब लगभग 38 साल शासन करा इसने, सब सर्वाधिक लंबा टाइम पीरियड। दूसरा इब्राहिम लोधी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा कम है, 2 स्टार नहीं है इसके लिए, ठीक, 1 स्टार ठीक। इब्राहिम लोधी थोड़े ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इब्राहिम लोधी खूब अत्याचार करेगा हिंदुओं पे, और इतना अत्याचार करेगा कि ऐसी नौबत आ जाएगी कि खुद मुसलमान उलेमाओं को कहना पड़ेगा कि बस बहुत हो गया है, अब इतना मत करो। ये 1489 से लेके 1570 तक शासन करेगा, और यह आखिरी
दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश का शासक है। इसको प्रथम अफगान वंश भी बोलते हैं, लोधी वंश को, इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रथम अफगान वंश, अफगान वंश, जो द्वितीय अफगान वंश आएगा आप समझ जाएंगे कि वो शेरशाह सूरी का वंश है। इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी नहीं, इब्राहिम लोधी से पहले सिकंदर लोधी, फिर आएगा इब्राहिम लोधी। तो सिकंदर लोधी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिकंदर लोधी बैठेगा। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी वही है जिसको बाबर हराएगा, बाबर। और इब्राहिम लोधी के पानीपत के प्रथम युद्ध में मृत्यु हो जाएगी। पानीपत फर्स्ट बैटल, पानीपत के प्रथम युद्ध में इसकी मृत्यु होगी। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1517 से 1526 तक है। ठीक है, ये सारे सुल्तान है जो आपको पढ़ना है, ये सब पढ़ना जरूरी है, खासकर इसका क्रम जानना जरूरी है। क्रम जानोगे तो आजकल कई बार कंपटीशन का एग्जाम ये नहीं चाहता है कि आपको एक एक की डेट्स याद रहे। उसे आप बोलते भी हैं कि इतिहास का मतलब यही होता है कि बस आपको डेट्स याद रखनी, सन याद करने, तो ऐसी कोई बात नहीं है। असलियत में इतिहास बस ये देखना चाहता है कि आपको इसका क्रम पता है कि नहीं है, आपको ये पता है कि नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी पहले आया, बाद में फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक आया। इसका क्रम याद होना जरूरी है, इसलिए वो ये भी चाहता है कि आपके छोटे छोटे शासकों का भी क्रम पता चल रहे। डेट्स वाई आपको इतने सारे जो बताए हैं मैंने उसको देख के घबराना नहीं है, बस ये चीज ध्यान रखना है कि बस ये शासक हैं जिनका हमको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन महमूद शाह बलबन, इधर अलाउद्दीन खिलजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जलालुद्दीन खिलजी थोड़ा इंपॉर्टेंट, मुबारक शाह खिलजी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट, गयासुद्दीन तुगलक इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नसरुद्दीन महमूद शाह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके समय जो तैमूर लंग है उसका आक्रमण हो रहा है, मुबारक शाह खिलजी भी इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा नहीं, मतलब हाँ इंपॉर्टेंट तो है, उसको पढ़ना चाहिए। बहलोल लोधी इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोधी इंपॉर्टेंट है। पर ऐसे व्यक्ति जो जिनकी एग्जाम्स में हिस्ट्री बहुत कम आता है वो अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ लेना और इन तीनों को पढ़ लेना। इसके अलावा बाहर से आने के बहुत कम चांसेस हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को, रजिया सुल्तान को पढ़ लेना, आप लोगों के लिए बहुत है। थैंक यू सो मच।